रहा है और किस तरह से एक नई छाप इस वक्त डीडी न्यूज पर राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर, सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, साथ ही करेंगे मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता। चमोली में बचाव अभियान में एक और शव बरामद, फंसे हुए 3 श्रमिकों की युद्ध स्तर पर तलाश जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बचाव अभियान को लेकर की समीक्षा बैठक। दो अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के हो सकते हैं समान ईपीआईसी नंबर। चुनाव आयोग ने किया स्पष्ट, ईपीआईसी नंबर का समान होना फर्जीवाड़ा नहीं। भविष्य में इस तरह के मामले से बचने के लिए प्रत्येक मतदाता को मिलेगा यूनिक एपिक नंबर। ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, आज यूरोपीय देशों की समिट में होंगे शामिल। ब्रिटेन के साथ 2.84 अरब के लोन एग्रीमेंट पर भी बनी सहमति। और चैंपियंस ट्रॉफी में 25 साल बाद दूसरी बार भिड़ेंगे भारत और न्यूजीलैंड। आज जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी सेमीफाइनल। सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ मंदिर से विशेष जुड़ाव रहा है। हमारे संवाददाता नीरज ने मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बात कर मंदिर के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं को लेकर उनकी राय जानी। सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। राजस्थान से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मंदिर में अगर आप देखें कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं, साफ सफाई है, या आप जो लोग दर्शन करने जाते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी या कोई कष्ट? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। भगवान शिव के प्रति असीम आस्था पूरे देशवासियों में है। हम भी यहाँ प्रति 1 वर्ष 2 वर्ष बाद चले आते हैं। मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ। बहुत शानदार जगह। यहाँ से अरब सागर का जो दृश्य है वो मनमोहक करने वाला है। वास्तव में पर्यटन की दृष्टि से गुजरात सरकार के अच्छे प्रयास लगातार जारी है और इन प्रयासों को यहाँ की जनता खूब सराह रही है। अच्छा, आप अगर देखें कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे लगातार प्रयास भी करते रहे सोमनाथ मंदिर को लेकर, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर, उसकी भव्यता को लेकर। अब जब यहाँ पहुँचे तो आपको कैसा लगता है? सर, हमें बहुत अच्छा लगा है। जब से प्रधानमंत्री जी सीएम थे तो उन्होंने सोमनाथ जी मंदिर के बारे में बहुत अच्छा काम करवाया था और ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। इसलिए सब हम लोगों की यहाँ से शुरुआत से आस्था जुड़ी रही है और सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना शोभनीय माना गया। आपको कैसा लगा जब यहाँ पर आए आप? बहुत ही शानदार लगा सर। हमारे प्रधानाचार्य जी हमें लेकर के आए कि बहुत शानदार है, तो बताया, उससे भी अच्छा लगा। आप पहली बार यहाँ पर पहुँचे दर्शन करने के लिए, तो कैसा लगा जब भोले बाबा के सामने? पहले बहुत खुश रहे और बहुत अच्छा लगा हमारे को। यहाँ की सुविधाएं कैसी हैं? आपने देखा होगा गाड़ी वाड़ी भी है? व्यवस्था नहीं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। कोई आने में, जाने में, प्रवेश में, अंदर दर्शन करने में किसी तरह की परेशानी। क्या कहना चाहोगे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, और खासतौर से प्रधानमंत्री जो लगातार प्रयास कर रहे हैं? आज प्रधानमंत्री पहुँच भी रहे हैं पूजा के लिए। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे प्रयास हैं और यहाँ की सुविधाएं बहुत ही बढ़िया हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आई हमें यहाँ पे। तो ये आपने देखा, तमाम राजस्थान से पहुंचे हैं श्रद्धालु और इनका भी मानना है कि मंदिर भव्य है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दरबार में, उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। कैमरामैन कश्यप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, सोमनाथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के महसाणा में शेरजी सी हाई स्कूल में विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन किया। आप ये तस्वीरें देख रही हैं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर थे, जब वहां पर उन्होंने श्रेड GCI हाई स्कूल में विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के चमोली में बचाव अभियान में एक और शव बरामद हुआ। इस तरह मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। बाकी फंसे हुए 3 श्रमिकों की तलाश की जा रही है। हिमस्खलन से बाहर निकाले गए लोगों में से 23 का जोशीमठ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा बद्रीनाथ में 24 श्रमिकों का इलाज चल रहा है। वहीं शेष बचे हुए 3 BRO श्रमिकों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर कल से ही चमोली के माणा क्षेत्र में बचाव अभियान में लगे हुए हैं। शीघ्र ही एक MI-17 हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी अभियान के लिए ड्रोन आधारित इंटेलिजेंट बरीड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम को हवाई मार्ग से ले जाने के लिए तैयार है। वहीं इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली हिमस्खलन बचाव अभियान की समीक्षा बैठक करने पहुंचे। जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में मेजर अमित कुमार मिश्रा ने हिमस्खलन से बचाए गए मरीजों की जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में 45 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 3 की हालत गंभीर है। यहाँ पे 45 मरीज हैं। इन 45 मरीज में से 3 थोड़े से क्रिटिकल मरीज हैं। इन 3 क्रिटिकल मरीज में से एक जो मरीज है जिनके की थोड़ी सी लीवर में चोटें आई हैं, खून का रिसाव हो रहा है, हमने उसको मैनेज किया है। 3 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है हमने कल रात में और आज सुबह में। अभी उनकी स्थिति ठीक है। बाकी सारे पेशेंट जो हैं वो अच्छे कंडीशंस में हैं एंड हम यहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हैं। अभी स्थिति को देख रहे हैं, वो उनकी जो भी कंडीशंस हैं जो उनके आधार पे हम निर्णय लेंगे एंड अगर ऐसे लगेगा कि हमें उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजना है तो हम उनसे इंश्योर करेंगे। अभी सभी की हालत खतरे से बाहर है। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर कल से ही चमोली के माणा क्षेत्र में बचाव अभियान में लगे हुए हैं। शीघ्र ही एक MI-17 हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी अभियान के लिए ड्रोन आधारित इंटेलिजेंट बरीड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम को हवाई मार्ग से ले जाने के लिए तैयार है। और DD न्यूज के संवाददाता निशांत राय ने चमोली के DM संदीप तिवारी से बात की और हमारे साथ जोशीमठ से हमारे सहयोगी निशांत राय जो हैं वो जुड़ चुके हैं। निशांत, हम ये देख रहे हैं कि कुछ शव और बरामद हुए हैं और अभी भी युद्ध स्तर पर जो बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। आपकी वहाँ के DM से भी बातचीत हुई है, क्या अपडेट है ताज़ा फिलहाल अभी? देखिए, टोटल 51 लोगों को बरामद किया गया है, जिसमें 4 लोग जो थे वो मृत थे और आज भी एक बॉडी ही रिकवर हुई है। अब 3 लोग और रह गए हैं। चूँकि पहले आंकड़ा 55 का था, लेकिन कल देर रात ये पता चला था कि 55 नहीं 54 लोग हैं। एक व्यक्ति पहले से ही छुट्टी लेकर अपने घर के लिए निकल गया था। अब 54 में से 51 बरामदगी हुई है, जिसमें 46 लोग एकदम ठीक हैं और उसमें 46 में से एक गंभीर है, जिसको एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। अभी भी राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से चीता जो हेलीकॉप्टर है, अभी हम हेलीपैड पर ही मौजूद हैं और हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ से उड़ान भर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि चीता हेलीकॉप्टर में SDRF के जो जवान हैं वो बैठे हुए नजर आएंगे और कुछ ही देर में ये लोग यहाँ से बद्रीनाथ के लिए, माणा के लिए जो है उड़ान भरने की तैयारी है और हेलीकॉप्टर अब कुछ ही देर में ये यहाँ से माणा के लिए रवाना होगा। और इस तरीके से सुबह 7 बजे से लगातार कुछ इस तरीके से जो है राहत बचाव कार्य चल रहा है और कोशिश यही है कि जो 3 लोग अब और लापता हैं उनको आज ढूंढा जाए। जब आज हमारी जिला अधिकारी संदीप तिवारी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा सकती है कि आज इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि खुली धूप है और आप देख सकते हैं कि मौसम पूरी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल तो खुला हुआ है और निशांत आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को सुनाते हैं निशांत राय ने चमोली के DM संदीप तिवारी से जो बातचीत की। DM संदीप तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि अभी का अपडेट क्या है? अभी देखिए 3 लोग हमारे मिसिंग चल रहे हैं और एक बॉडी जस्ट अभी रिकवर होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है और जितने लोग हमें 46 वहाँ अलाइव मिले थे और जो 4 डेड बॉडीज कल तक मिली थी वो सब रिट्रीव करके जोशीमठ लाई जा चुकी हैं और एक पेशेंट को एम्स ऋषिकेश शिफ्ट किया गया है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का केस था, तो सभी का इलाज चल रहा है और जिनका इलाज चल रहा है उनके वाइटल स्टेबल हैं
उनके परिजनों से उनकी बात कराई जा रही है और प्रशासन भी लगातार बात कर रहा है। सर, बताया जा रहा है कि जिन 3 लोगों को अभी ढूंढा जा रहा है, अब नई टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, एक डिबोट सिस्टम होता है जिसमें ड्रोन जो है डीपर पेनिट्रेशन करके जो बॉडीज़ या मटेरियल डीपली बरीड होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। उसके अलावा थर्मल स्कैनर्स और SDRF की टीम, स्निफर डॉग्स, ये सब भी वहाँ भेजा गया है। तो उससे सर्च ऑपरेशन में तेज़ी तो आई है और आशा है कि आज ये सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सर, आज ये कंप्लीट हो सकता है, इसके बाद सर क्या प्रक्रिया रहने वाली है, खासकर जो मरीज यहाँ जोशीमठ में अभी एडमिट है? देखिए, जो कंपनी जिन्होंने इनको एम्प्लॉय किया था वो लोग भी यहाँ आ गए हैं और इनके परिजनों को इन्फॉर्म किया जा रहा है और डॉक्टर्स विल डिसाइड कि इन लोगों को कब डिस्चार्ज किया जाएगा। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था और इनके फैमिली मेम्बर्स से इनको टाई अप कराना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मॉनिटर करेगा। और जिनकी डेथ हुई है उन लोगों का पंचायतनामा किया जा रहा है और पोस्टमार्टम भी किए जा रहे हैं ताकि समय से फैमिलीज़ को बॉडीज हैंड ओवर हो सकें और सम्मान उनकी अंत्येष्टि की जा सके। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ चमोली DM, जिनका कहना है कि केवल 3 लोगों को अभी रिकवर करना रह गया है। बाकी लोगों को रिकवर, जो मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है और उनके परिजनों से भी उनकी बात कराई जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप तिवारी के साथ निशांत राय, DD न्यूज़, चमोली। तो ग्राउंड जीरो जोशीमठ से हमारे सहयोगी निशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निशांत, 3 श्रमिकों की जो तलाश है वो युद्ध स्तर पर जारी है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी समीक्षा बैठक की थी। क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए? देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से भी हो, जितनी भी तकनीक का इस्तेमाल करना हो, सभी लोगों को बरामद किया जाए। जो 54 श्रमिक थे, 54 में से 51 श्रमिकों की बरामदगी हो गई है, जिसमें से 46 श्रमिक जो हैं वो ठीक हैं। 46 में से 1 गंभीर रूप से घायल है और बाकी लोगों के लिए अब जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाए जितना हो सकता है। और भारतीय वायुसेना इसमें अपनी भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक चीता हेलीकॉप्टर तैयार हो रहा था, अब दूसरा भी तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरीके से एक साथ 2 चीता हेलीकॉप्टर अब कुछ ही देर में ये माणा के लिए रवाना होने वाले हैं। 3 हेलीकॉप्टर हैं, कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे और सभी के भीतर SDRF के जवान बैठे हैं, NDRF के जवान बैठे हैं, जो वहाँ जाकर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाएंगे, क्योंकि इनके पास भी कई सारे ऐसे यंत्र हैं, खासकर बर्फ में दबे हुए लोगों को ढूंढने के लिए। अब उनका इस्तेमाल करके जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जो बाकी लोग हैं उनको बचाने का काम किया जाएगा। और यहाँ से अब हेलीकॉप्टर जो है वो रवाना होना शुरू हो गए हैं। ये जोशीमठ का हेलीपैड है और यहाँ से अब जो है आप देख सकते हैं कि जो तमाम वायुसेना के ये हेलीकॉप्टर्स हैं ये यहाँ से रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ ही देर बाद ये हेलीकॉप्टर्स माणा पहुँचेंगे, जहाँ पर रेस्क्यू का कार्य है जो है वो और तेजी के साथ किया जाएगा। बिल्कुल निशांत, और इसके साथ हमने देखा कि एक MI-17 हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी अभियान के लिए जो है वो चलाया जाएगा। ड्रोन आधारित इंटेलिजेंट बरीड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम जो है, इस आधुनिक तकनीक के साथ में जो 3 फंसे हुए श्रमिक हैं उनकी तलाश की जाएगी। बिल्कुल, ड्रोन आधारित सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो श्रमिक हैं अब काफ़ी लंबा समय हो गया है। ऐसे में अगर कोई भी गुंजाइश बचती हो तो उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही हमें DM चमोली ने बताया था जो 4 में से 1 बॉडी रिकवर हुई है, व्यक्ति जो श्रमिक है वो मृत पाया गया है। और अब दोबारा से जो बचाव कार्य है ये पूरे जोर के साथ चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एक साथ 4 हेलीकॉप्टर माणा के लिए यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं और MI हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो युद्ध स्तर पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है फंसे हुए श्रमिकों को बचाने का। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी निशांत लगातार बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत फिलहाल इस जानकारी के लिए।
तेलंगाना के नागर कुरनूल में आज 9वें दिन भी बचाव कार्य जारी है। बचाव दल SLBC की आंशिक रूप से ढही सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों को निकालने में जुटे हैं। फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदने में इस्तेमाल होने वाली मशीन TBM से रास्ता बना रहे हैं। श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग की छत ढहने के बाद इंजीनियरों और मजदूरों के फंसने की इस घटना के बाद से ही बचाव कार्य जोरों पर है। अधिकारियों का अनुमान है कि श्रमिकों के जीवित होने की संभावना बेहद कम है। विशेषज्ञों ने भी श्रमिकों के जीवित रहने की उम्मीद केवल 1% जताई है। चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद बचाव दल फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। 18 एजेंसियों, 54 वरिष्ठ अधिकारियों और 703 कर्मियों के साथ राहत कार्यों में सीधे साइट पर खुदाई की जा रही है। मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि बचाव कार्यों में प्रगति हुई है और शाम तक अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। फिलहाल बचाव प्रयासों पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारतीय सेना, नौसेना, NDRF और अन्य एजेंसियां फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। 2 अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के समान एपिक नंबर होने के मामले पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने बताया कि एपिक नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन दोनों मतदाताओं के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र सहित अन्य विवरण अलग अलग हैं। ऐसे में मतदाता अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है। हालांकि आयोग ने भविष्य में किसी भी आशंका को दूर करने के लिए पंजीकृत मतदाताओं को यूनिक एपिक नंबर आवंटित करने का निर्णय लिया है। डुप्लीकेट एपिक नंबर के किसी भी मामले को एक यूनिक एपिक नंबर आवंटित करके ठीक किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए एरोनेट 2.0 प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जाएगा। दरअसल कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया रिपोर्टों में समान एपिक नंबर का मामला सामने आया था, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए यह स्पष्टीकरण जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने 2 अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के एक समान एपिक नंबर मामले पर चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि मतदाता सूची में हेरफेर को लेकर ममता बनर्जी का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। यह अफसोस की बात है कि बंगाल की मुख्यमंत्री 2026 में अपनी हार के डर से चुनावी प्रणाली में मतदाताओं के विश्वास को कमजोर करने के लिए गलत सूचना का सहारा ले रही हैं। हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की जांच और सुधार को प्राथमिकता दे और अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम इसमें से हटाया जाए, जिन्हें TMC ने पूरे राज्य में ममता बनर्जी के वोट बैंक के रूप में रखा है। आयोग को भाषाई अल्पसंख्यकों और हिंदू शरणार्थियों, जिनमें मतुआ समुदाय भी शामिल है, जो धार्मिक उत्पीड़न से भागकर बंगाल में बस गए थे, उनके नाम मतदाता सूची से हटाने के TMC के प्रयासों को भी विफल किया जाना चाहिए। वहीं संभल में शाही जामा मस्जिद हिंसा मामले में न्यायिक आयोग टीम ने 2 दिन में 45 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जनपद संभल में पिछले वर्ष 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। न्यायिक आयोग की टीम ने पहले दिन ADM संभल सहित 29 लोगों के बयान दर्ज किए थे, जबकि आज दूसरे दिन भी न्यायिक आयोग की टीम ने PWD गेस्ट हाउस में संभल हिंसा से संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए। आज बयान दर्ज करने वालों में जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, उप जिलाधिकारी संभल वंदना मिश्रा, डॉक्टर्स और आम लोगों ने भी अपने बयान दर्ज कराए। इस विषय पर जानकारी देते हुए पूर्व DGP अरविंद कुमार जैन ने पत्रकारों को बताया कि लगभग 15 से 16 लोगों के बयान दर्ज किए गए। दर्ज हो जाएंगे। अभी करीब 77 मुलजिमों के बयान दर्ज किए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जो कि मुरादाबाद जेल में बंद हैं संभल के मुकदमों में। उनके बयान दर्ज किए हैं हम लोगों ने, आयोग ने, और मुलजिम आएंगे गिरफ्तार होके तो उनके भी बयान दर्ज होंगे। उसके बाद फिर तय होगा कि रिपोर्ट कब तक जो है वो प्रेषित की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि न्यायिक जांच आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर आई थी, जिसने 2 दिन में कुल 45 लोगों के बयान दर्ज किए। चौथी बार 2 दिन के लिए आए हैं और आज कुल 15 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। कल 29 लोगों के बयान दर्ज हुए थे।
तो जितने भी लोग थे, चाहे वो चिकित्सा विभाग के थे, अधिकारीगण थे या आम जनमानस थे और अन्य जो भी व्यक्ति जो बयान दर्ज कराना चाहते थे, और सभी को माननीय न्यायिक आयोग ने समाचार पत्रों के माध्यम से और नोटिस के माध्यम से सूचना भी भेजी थी। तो 29 और 15 2 दिन इनमें बयान दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग के अंतर्गत वैदिक शोध संस्थान अयोध्या द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। रामायण कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर चित्रकूट में हुआ, जिसका शुभारंभ पूर्व भाजपा सांसद भैरव प्रसाद मिश्र और मदन दास महाराज ने किया। उद्घाटन सत्र में संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच प्रभु श्री राम के जीवन से संबंधित प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, जिसमें विजयी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने जन जन के राम विषय पर अत्यंत सारगर्भित उद्बोधन देते हुए लोगों को राम के महत्व से परिचित कराया। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव धार्मिक यात्रा की शुरुआत श्रृंगवेरपुर प्रयागराज से हुई, जो रामवन गमन पथ से होते हुए श्रीलंका तक जाएगी। इसके माध्यम से भगवान राम के सामाजिक और सनातनी मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। हमेशा की तरह हम लोग कोशिश करते हैं कि रामायण का जितना प्रचार प्रसार कर सके, श्री राम की कहानी लोगों तक जितनी पहुंच सके उतना अच्छा है। देखिए, मैं एक पर्सनल उससे कहूँगी और शायद सभी एग्री करेंगे, जब हम लोगों के सामने इस लुक में जाते हैं कि श्री राम है, माता सीता है, बजरंगबली है और सारे कैरेक्टर है, तो वो उसी रूप में हमें एक्सेप्ट करते हैं, ना कि ये कि हम सिर्फ कलाकार हैं। तो काफ़ी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं हमें देख के। हमने देखा है कि आंसू गिरते हैं, कोई हमारे पैर पकड़ता है, तो हमें भी बड़ा वो होता है कि अरे हमसे इतने ज़्यादा एजेड लोग भी हमारे पैर पकड़ रहे हैं। तो उस टाइम वो हमें वो कलाकार नहीं देख रहे होते हैं, वो हमें उस टाइम भगवान देख रहे होते हैं हमें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें इतने बड़े बड़े कैरेक्टर करने का मौका मिलता है। हम बात करने वाले हैं भूकंप को लेकर, अर्थक्वेक को लेकर। आम आदमी को यह जानने की जरूरत है कि जब भी वो घर बना रहा है उसका जियो टेक्निकल असेसमेंट किसी भी जियो टेक्निकल इंजीनियर से कराए। जैसे ही कोई भूकंप होता है तो तुरंत प्रभाव से उसकी जानकारी जो है विभिन्न एजेंसियों को, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और बाकी के स्टेक होल्डर्स को भी प्रदान की जाती है। प्रॉपर्ली इंजीनियर्ड बनाना है, उसको किसी आर्किटेक्ट से पूछ के कि इसमें कौन सा बिल्डिंग कोड अप्लाई होना चाहिए, किस तरह से हम उसको सेफ रख सकें।